जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, जिंदाबाद हैं। और आप चाहे डिफेंस के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप या तो उस एग्ज़ाम को दे चुके होंगे या अभी आपका एग्ज़ाम हाल फिलहाल में होने वाला होगा। एनडीए एग्ज़ाम हो चुका है, आईसीजी का एग्ज़ाम भी हो चुका है, एयरफोर्स का एग्ज़ाम 25 सितंबर से है और अगर आप नेवी वाले साथी हैं तो आप डेफिनेटली सेकंड इनटेक की कट ऑफ आने की तैयारी कर रहे होंगे या फर्स्ट इनटेक के फाइनल रिजल्ट आदि की तैयारी कर रहे होंगे और आपकी ज्वाइनिंग हो गई होगी। उसके अलावा अगर आप संबंध रखते हैं, हमारे फौजी भाई हैं, इंडियन आर्मी से संबंधित हैं, तो आप इंतजार कर रहे होंगे कि कब फर्स्ट इनटेक का रिजल्ट आ जाए या दूसरे इनटेक के फिजिकल की डेट आ जाए और वो फिजिकल शुरू हो जाए। मतलब आप सभी वो हैं जो सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं, माँ भारती की सेवा में जाने के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं और जबरदस्त तरीके से जी जान से जोश जुनून से अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। दोस्तों, अग्निवीर को परमानेंट होने का समय आ चुका है। मतलब जिन साथियों को, जितने परसेंट साथियों को परमानेंट किया जाना था, जैसे जो साथी, अब अगर हम एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, तो नेवी और आर्मी में जल्द ही उनका 4th ईयर कंप्लीट होने वाला है और एयरफोर्स में अभी 3rd ईयर चल रहा है। तो अब चूंकि 4th ईयर चल चुका है और अब उनमें से जिन साथियों को परमानेंट किया जाएगा उनके लिए सेना में रणनीतियां बननी शुरू हो गई हैं। एक सर्कुलर मुझे इससे संबंधित दिखाई दिया, हालांकि वो एक इंटरनल सर्कुलर है, वो एक अंदरूनी दस्तावेज है, उसको अभी किसी पब्लिक साइट पर अपलोड नहीं किया गया है, लेकिन मैंने उसकी पूरी पुष्टि कर ली है और वो एकदम बिल्कुल सही है, सटीक है। और उसमें कुछ चीजें बताई गई हैं जिसमें वो बना रहे हैं योजना कि जिन अग्निवीरों को परमानेंट किया जाना है उनको कैसे कैसे किया जाना है। तो इसमें बिल्कुल 100% पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी है वो मैं आप सभी के साथ में साझा करता हूँ। देखिए, ये हमें मिला है एयरफोर्स हेडक्वार्टर से और देखिए ये पूरी तरह से एक सरकारी दस्तावेज है और ये कॉन्फिडेंशियल है और इंटरनल चलने वाला दस्तावेज है। ये आपको किसी वेबसाइट आदि पर नहीं मिलेगा। अंदर के दस्तावेज में देखें तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि ये प्रायोरिटी बेसिस है, क्योंकि अब जरूरत है कि ये एक नीति बना लें। अगर देखा जाए तो 6 महीने पहले भी इन्होंने अग्निवीरों को परमानेंट करने की नीति नहीं बनाई थी। मतलब आप देखें तो कभी इन्होंने इस बारे में खुलकर बात नहीं की कि जिन अग्निवीरों को परमानेंट किया जाना है उनके मापदंड क्या होंगे। अंदर से मुझे ये पता लगा कि अभी तक भी सब कंफ्यूज हैं कि मापदंड क्या होने चाहिए। बट अब कैसे उस चीज को टाल सकते हैं? 2.5 साल से आप टाल रहे थे, 3.5 साल से, लेकिन जब बात है कि अब परमानेंट करना ही है तो फिर उनको हम नहीं टाल सकते और उनके लिए कवायदें चलनी शुरू हो गई हैं। तो साथ ही ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है, 19 सितंबर 2025 को ये हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड को भेजा गया है। इसमें लिखा हुआ है, इस लेटर की हेडिंग है एब्जॉर्प्शन ऑफ अग्निवीर इनटू रेगुलर कैडर, कि जिन अग्निवीरों का एब्जॉर्प्शन होना है रेगुलर कैडर के लिए उनके संबंध में ये डॉक्यूमेंट है। अब इसकी मैं पूरा संक्षेप में मतलब बता देता हूँ। इस पूरे पेपर का मतलब क्या है कि यह दस्तावेज भारतीय वायुसेना की नीति से जुड़ा है, जिसमें 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में शामिल करने के नियम और सिफारिशें बताई गई हैं। इसी का अगला पेज देखो, जब कोई भी इस तरह से अप्रूवल लेना होता है तो सरकारी तंत्र में होता क्या है कि हर एक अप्रूवल के लिए एक नियत अथॉरिटी होती है। ऐसा नहीं है कोई कुछ भी अप्रूवल दे देगा, तो उनको समस्त बातें बताई जाती हैं और सब कुछ लेटर के थ्रू चलता है ताकि रिकॉर्ड में रहे। सरकारी काम बोली पे नहीं चलते हैं, वो राइटिंग पे चलते हैं। अब कुछ एक दूसरे को भेजा जाता है। मान लो अगर सरकारी ऑफिस में 2 साथी यहाँ भी बैठे हैं ना, तो वो कुछ भी वाद संवाद करेंगे वो लिख के ही करेंगे, क्योंकि बोली तो जाने कब बदल जाए, लिखी हुई चीज़ थोड़ी ना बदल जाएगी। तो ये बहुत सारी जगह पर भेजा गया है और इतने सारे इसमें रेफरेंसेस लगाए गए हैं, एनेक्सर्स लगाए गए हैं। चलिए मैं आपको काम की बात बताता हूँ। इतने मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये भरोसा करें कि हाँ, ये एक ऑफिशियल दस्तावेज है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, नीति को स्वीकृति मिली है, एयर मुख्यालय एयर हेडक्वार्टर के द्वारा अध्ययन और सिफारिशें तैयार की गई हैं। एयर हेडक्वार्टर के द्वारा, एयर मुख्यालय के द्वारा इसका अध्ययन किया गया और इसमें कुछ सिफारिशें तैयार की गई हैं। इन्हें चीफ ऑफ एयर स्टाफ वायुसेना प्रमुख ने मंजूरी भी दे दी है। देखिए, हेडक्वार्टर जो है उनके जो सबसे टॉप मोस्ट सीनियर हैं जो इस बात को तय करेंगे कि क्या नीतियां होनी चाहिए, वो हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ। आप जानते हैं एयरफोर्स में सबसे टॉप पोस्ट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है और अगर इस तरह से कुछ भी निर्णय आएगा तो वो वहीं से आएगा।
तो हेडक्वार्टर ने ये सिफारिशें बनाकर दी हैं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ को, और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ने इसको मंजूरी भी दे दी है कि ठीक है आप ऐसा कर लीजिए। अब मंजूरी किस बात को मिली है? मंजूरी मिली है इतनी सारी शर्तों को। ये कुछ शर्तें बताई गई हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। मैं इनको आपको छोटे में बता देता हूँ, संक्षिप्त में बता देता हूँ। पहली शर्त क्या है कि भर्तियों की संख्या धीरे धीरे 11,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी जाए 2026 से। ये एयरफोर्स के लिए है, लेकिन सभी में ऐसा होना है। हाल ही में मुझे जानकारी मिली, जो साथी अभी नेवी के लास्ट इनटेक की ट्रेनिंग करके आए, मतलब जो लास्ट वाली भर्ती के साथी थे, उनका कहना था कि चिल्का के अलावा एक और ट्रेनिंग सेंटर बनाने की तैयारियां चल रही हैं, तो हो सकता है कि सेकेंड इनटेक में ज़्यादा बच्चों को लिया जाए। ये खबर मैंने तब भी आपको दी थी। अभी भी एयरफोर्स में भी भर्तियों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। हर एक जगह पर भर्तियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जितनी सीट थी अग्निवीर होने की वजह से उतनी सीट भी ये पूरी नहीं कर पा रहे थे। ये ज़रूरतें हमारी ज़्यादा हैं, तो 11,000 से 15,000 बढ़ा दी जाएगी 2026 से। नई ट्रेनिंग सुविधाएं जैसे जालहल्ली और बेलगांव में शुरू की जाएंगी। आपको पता है एयरफोर्स का ट्रेनिंग सेंटर जालहल्ली और बेलगांव है, तो यहाँ पर ये कुछ नई फैसिलिटीज़ इनको देंगे, ताकि जो भी हमारे जवान आएंगे उनको कुछ अतिरिक्त प्रशिक्षण भी दिया जा सके। ऐसी बातें चल रही हैं। कुछ सब स्ट्रीम हैं अलग कर दी जाएंगी, ताकि रोजगार और ट्रेनिंग बेहतर हो। अभी क्या होता है कि जैसे काम का बंटवारा बिल्कुल सेपरेट नहीं है। जैसे एक आदमी जब एयरफोर्स में भर्ती होता है एक्स ग्रुप में, तो उसको तो लगभग समान जैसे काम करने पड़ते हैं। वो लगभग समान होते हैं, 100% समान नहीं होते हैं। इसलिए अब उनको भी अलग कर दिया जाएगा। तो जो ऐसी ट्रेड हैं कि जिनमें काम तो समान है बट आदमी ज़्यादा लगे हुए हैं, उनको तो मर्ज कर दिया जाएगा ट्रेड्स को। और जो आदमी मतलब जहाँ ट्रेड में ज़्यादा लोग चाहिए उन ट्रेड्स को बांट दिया जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे देखिए, ट्रेड्स का बंटवारा ऐसे होगा, जैसे पहले जो ट्रेड होती थी, ये एयरफोर्स की सारी ट्रेड है। शायद आपको अभी ना समझ में आए, जब आप एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको कोई एक ट्रेड दी जाएगी, या आप जब आर्मी में टेक्निकल ज्वाइन करेंगे तब आपको कोई एक ट्रेड दी जाएगी। जैसे आर्मी में जीडी है, तो जीडी तो अपने आप में एक ट्रेड हो गई कि भाई जनरल ड्यूटी है। लेकिन आप टेक्निकल में जा रहे हैं तो तकनीकी काम तो बहुत सारे हैं। अब आप कौन सा काम करेंगे ये आपकी ट्रेड निर्धारित करेगी। ट्रेड आपको आपकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, नंबरों के हिसाब से, उस हिसाब से दी जाती है। तो पहले ये 5 ट्रेड थी, अब इन 5 ट्रेडों को मिलाकर 4 ट्रेड बना दी है, और इन सभी को मिलाकर कहा जाएगा इलेक्ट्रिकल फिटर। 50,000 से ज्यादा कुंडलियां देख चुकी हूँ अभी तक, और आपको भी अगर मुझसे अपनी कुंडली चेक करवानी है फिटर। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो बहुत सारी ट्रेड्स को मिलाया जा रहा है। अच्छा चलिए छोड़िए भैया, मुझे समझ में नहीं आ रहा इस बात का। बस मुझे इतना बताओ, अच्छी है या बुरी चीज़ है? ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप परमानेंट हो जाएंगे, सेलेक्ट होकर जाएंगे एयरफोर्स में, तो आपको काम अलाइन होकर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको वो काम भी मिल रहा है जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं है, वो भी मिल रहा है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। अच्छा, अगली बात क्या है? अगली बात है, महिलाओं को भी रेगुलर कैडर में शामिल किया जाएगा, और संख्या बढ़ाकर 10% या उससे अधिक की जाएगी। 10% का मतलब टोटल वैकेंसियों का 10%। देखो मैंने कहा था कि अगर इस योजना में ना, अग्निवीर योजना में सबसे ज़्यादा लाभ किसी का होने वाला है तो वो लड़कियां हैं, गुड़ियां हैं, हमारी शेरनियां हैं। वो शेरनियां जो भारत माता की सेवा करने का जज्बा रखती हैं। मैंने आज से 3 साल पहले से हर इनटेक में बहुत सारी गर्ल्स को, बहुत सारी गुड़ियाओं को ये बात समझाई, और जिन्होंने मेरी बात मानी, बहुत कम नंबरों पर भी आज वो सेना में सेवाएं दे रही हैं। चाहे वो एयरफोर्स की बात करें, चाहे वो हम नेवी की बात करें। आर्मी में भी, WMP में भी बहुत सारी गुड़ियाएं हैं। आर्मी में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। नेवी और एयरफोर्स तो बहुत गजब है, और उसमें भी एक्स ग्रुप। नेवी में SSR और एयरफोर्स में एक्स ग्रुप लड़कियों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। अच्छा, तो महिलाओं को रेगुलर कैडर में शामिल किया जाएगा, वो तो किया ही जाएगा। मजे की बात है कि उनकी संख्या 10% से या उससे बढ़ाकर अधिक की जाएगी। टोटल वैकेंसी का 10%। चयन सब स्ट्रीम के आधार पर होगा, और रीट्रेनिंग 8 से 24 हफ्तों के बीच में होगी। यानी कि चयन जो है वो आपकी स्ट्रीम के हिसाब से होगा। मैंने कहा ना, आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं उस हिसाब से चयन होगा, और दोबारा आपकी ट्रेनिंग होगी 8 से 24 हफ्तों के बीच में। मतलब अभी तो आप एक जनरल ट्रेनिंग ले रहे हैं, फिर आपको स्पेशलाइज ट्रेनिंग मिलेगी। 2 साल सेवा करने के बाद अग्निवीरों को कॉर्पोरल के पद पर प्रमोशन मिलेगा।
परमानेंट होने के बाद 2 साल के बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा। 4 साल आपने सेवा दे दी, परमानेंट हो गए आप। 2 साल के बाद यानी कि टोटल अवधि आपकी हो गई 6 साल। 6 साल के बाद पहला प्रमोशन, तनख्वाह भी बढ़ेगी, रैंक भी बढ़ेगी, सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी, सब कुछ बढ़ जाएगा आपका। मात्र अगर देखें परमानेंट होने के 2 साल बाद और भर्ती होने के 6 साल बाद में। पहले एक प्रमोशन का तरीका था सीपीएल प्रमोशन, उसको बंद कर दिया जाएगा। ये एक एग्जाम हुआ करता था एयरफोर्स में, सीपी जिसको बोलते थे, सीपीएल प्रमोशन एग्जाम। इस एग्जाम को अभी बंद किया जा रहा है। क्या इससे कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है, आपके लिए फायदा है। आगे देखें तो ये इस भर्ती से जुड़ी हुई तमाम बातें हैं। ये सब है कि जो स्ट्रीम है उनका बंटवारा किया जाएगा, कुछ स्ट्रीम को मर्ज किया जाएगा, कुछ को बाहर निकाला जाएगा। यार ये बात शायद आपको उतनी समझ में ना आए। अब ओवरऑल इसका कंक्लूजन ये है, यह नीति बताती है कि 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को कैसे रेगुलर कैडर में लिया जाएगा, क्या तरीके होंगे रेगुलर कैडर में लेने के, किस ट्रेड या सब स्ट्रीम में रखा जाएगा, ट्रेनिंग और प्रमोशन के नियम क्या होंगे और महिला अग्निवीरों की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाएगी। हालांकि एक सटीक क्राइटेरिया कि भाई कैसे आप 2 लोगों में किसको चुनोगे परमानेंट होने के लिए और किसको चुनोगे बाहर निकालने के लिए, इस बारे में अभी चर्चाएं चल रही हैं। और जैसे ही मुझे कुछ भी उसमें मिलता है मैं तुरंत आप सभी के बीच में ला कर दे दूंगा। ये कभी भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा ही नहीं ये नोटिस, क्योंकि ये उनकी आपसी चर्चाएं हैं, आपसी डिस्कशन है। इसके बाद जब वो इस बेस पर जो निर्णय लेंगे वो निर्णय भी कभी आपको तो नहीं मिलेगा, वो तो उन लोगों के लिए है ना जो एयरफोर्स में सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी कहीं ना कहीं से कोशिश करके आप सभी को तुरंत वो अपडेट देता रहूँगा जो एयरफोर्स में हलचलें चल रही हैं, नेवी, आईसीजी में, एनडीए में या फिर कोस्ट गार्ड में या अपनी आर्मी